कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े से हवाई जहाज से जो समुद्र के ऊपर से गुजर रहा था। बाहर तूफान था, हवा तेज चल रही थी, सब कुछ काफी डरावना लग रहा था। प्लेन के अंदर एक लड़की हाथ में मशीन गन लिए बैठी थी। तभी अचानक से तूफान इतना तेज हो गया कि प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया। प्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया और कुछ ही पलों बाद वो समुद्र में जाकर क्रैश हो गया। इस घटना के कई साल बाद हमें एक खूबसूरत आइलैंड का किनारा दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग स्कूबा डाइविंग यानी पानी में गोता लगा रहे थे। यहीं पर हमें जेरी दिखाई दिया जो एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर है। जब वो पानी से बाहर आया तो उसका बॉस उसे डांटने लगा कि उसे इतनी देर क्यों लग गई। जेरी गुस्सा हो गया और उसने बॉस को सीधा पानी में धकेल दिया। फिर शहर के दूसरे हिस्से में जेरी की गर्लफ्रेंड सैम दिखाई दी। जब सैम का काम खत्म हुआ वो जेरी के पास गई। जेरी उस वक्त अपनी बोट से पानी निकाल रहा था। उनके पास पैसों की थोड़ी तंगी चल रही थी। सैम ने उससे कहा कि चाहे तुम कितने भी गरीब हो, चाहे तुम ये फटी जर्सी स्कूटर पर ही घुमाते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना ही पसंद है। उस वक्त जेरी ने सैम को एक और बात बताई कि वो समुद्र में एक छुपे हुए खजाने को ढूंढने जा रहा है। पिछले तूफान के बाद किसी ड्राइवर को पानी के अंदर एक सोने की एंटीक आइटम मिली थी जिसे बेचकर अब वो काफी अमीर बन गया था। जेरी भी उसी उम्मीद में था। तभी जेरी पानी निकालते वक्त चोट खा बैठा। सैम मुस्कुराते हुए उसके पास आई और उसे संभाला। उसी वक्त एक बड़ी सी याट उनके पास से गुजरी। उस याट से एक आदमी चिल्लाया, जेरी। सैम ने उस याट की तरफ देखा और पूछा वो कौन है। जेरी ने बताया कि वो जॉर्ज है। जॉर्ज ने चिल्लाकर बताया कि वो भी खजाना ढूंढने एक गहरे पानी में जा रहा है। फिर जॉर्ज ने जेरी से पूछा कि तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे। जेरी ने थोड़ा सोचने के बाद हाँ कह दिया, लेकिन कुछ शर्तें रखी। उसने कहा कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, 50-50 की डील होगी, जो मिला आधा तेरा आधा मेरा। जॉर्ज को ये शर्तें पसंद नहीं आई और वो अपनी यार्ड लेकर वहाँ से चला गया। इसके बाद जेरी और सैम कार में जा रहे थे तो जेरी ने सैम को बताया कि वो दोबारा किसी के नीचे काम नहीं करेगा। उसने जॉर्ज के लिए कभी काम किया था, लेकिन जॉर्ज अमीर होता गया और जेरी वहीं का वहीं रह गया। अगले दिन डेरिक और उसकी गर्लफ्रेंड अमांडा भी इसी आइलैंड पर आए। डेरिक और जेरी बचपन के दोस्त थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत एक्साइटेड थे। इसके बाद वो सब मिलकर मौज मस्ती करने निकल पड़े। डेरिक ने सबको अपना बीच साइड घर दिखाया और बताया कि उसने एक क्रिमिनल क्लाइंट को जेल से छुड़वा दिया था और उसके बदले में क्लाइंट ने उसे कुछ दिनों के लिए घर दिया है। इस घर के साथ एक प्राइवेट बोट भी मिली थी। ये सुनते ही जेरी की आंखों में चमक आ गई। ये बोट तो उनके काम के लिए परफेक्ट थी। फिर वो चारों लोग जेरी, सैम, डेरिक और अमांडा बोट ले समुद्र में निकल पड़े। सब ने स्कूबा गियर पहना और पानी में जंप लगा दी। नीचे सब मजे कर रहे थे, खेल रहे थे। तभी जेरी की घड़ी उसके हाथ से निकलकर नीचे गिरने लगी। उसने सैम से मास्क और फ्लिप्स मांगे और कहा कि वो नीचे जाके अपनी घड़ी लेकर आएगा। नीचे जाते वक्त जेरी का हाथ एक काले भारी पत्थर से टकरा गया। उसने वो पत्थर उठाया और ऊपर ले आया। बोट पर सबको दिखाते हुए कहा कि ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। पहले जमाने में ऐसे पत्थर को मार्कर के रूप में यूज किया जाता था। उसने कहा कि सब लोग वापस नीचे चलते हैं, शायद उन्हें कुछ और भी मिल जाए। जिसके बाद सभी लोग पानी में उतर गए। नीचे उन्हें कुछ पुरानी चीजें मिली। सब एक एक करके उन्हें बोट पर ले आए। फिर जेरी को एक पुराना खंजर मिला। उसकी मयान सोने की थी और हैंडल पर डायमंड्स लगे हुए थे। जेरी जानता था कि इस खंजर की कीमत बहुत ज्यादा होगी। अब सबका इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर जेरी को पानी के नीचे एक क्रैश्ड एयरप्लेन दिखा। ये वही प्लेन था जो कहानी की शुरुआत में क्रैश हुआ था। चारों उस प्लेन के पास गए। अमांडा ने जब अंदर झांका तो उसे एक लाश दिखी। उसका चेहरा पानी और वक्त की मार की वजह से पूरी तरह खराब हो चुका था। वो डर गई और तुरंत ऊपर चली गई। अब बाकी बचे तीनों प्लेन के अंदर चले गए। वहां उन्हें रेड पैकेट्स मिले। डेरिक ने एक पैकेट फाड़ा तो उसमें पाउडर था, लेकिन ये कोई मामूली पाउडर नहीं, कोकेन थी। वो पूरा प्लेन कोकेन से भरा था। डेरिक ने एक पैकेट उठाया और बोट पर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद सैम ने वो पैकेट देखा और उसे समुद्र में फेंकने लगी। डेरिक ने उसे रोका, लेकिन तब तक जेरी वापस आ गया। बिना कुछ बोले उसने सोने का खंजर निकाला, पैकेट को काटा और सारी कोकेन समुद्र में डाल दी। रात को डेरिक ने जेरी से पूछा कि क्या वो सच में मान रहा है कि वहाँ खजाना हो सकता है। सैम ने बताया कि बड़े तूफान अक्सर समुद्री तल को हिला देते हैं, छुपी चीजें बाहर आ जाती हैं। जेरी ने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ एक बड़ा भवंडर आया था, शायद उसने भी कोई कीमती चीजों को बाहर निकाल दिया हो। सैम ने ये भी बताया कि अगर किसी को कोई खजाना या कीमती सामान मिले तो उसके लिए एक लीगल क्लेम फाइल करना पड़ता है। अब सैम का कहना था कि उस जगह पर वापस जाना आसान नहीं होगा, कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी और एक मजबूत नाव भी लगेगी। लेकिन फिर डेरिक को याद आया कि वो एक आदमी बेजल को जानता है जो उन्हें पैसे दे सकता है। सब उसकी बात मान गए कि वक्त आने
पर ही किसी को बताएंगे। इसके बाद वो सब एक मरीन सप्लाई शॉप में गए, बोट और बाकी का सामान लेने। दुकानदार ने उन्हें उनके मतलब की चीजें दिखाई और कहा कि $30,000 लगेंगे। ये सुनते ही सबका मूड खराब हो गया। डेरिक ने बताया कि उसका सब कुछ पिछले मिशन में चला गया और अब वो बिल्कुल कंगाल है। अगले दिन किसी तरह उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के कुछ चीजें ले ली और वापस क्रैश साइट पर गए। जेरी और डेरिक पानी के नीचे जाकर मलबा हटा रहे थे। तभी अमेंडा चुपके से प्लेन के अंदर गई। हालात थोड़े मुश्किल हो गए जब उसकी ऑक्सीजन पाइप कट गई। ऊपर जाकर जेरी ने जब डेरिक से अमेंडा के बारे में पूछा तो डेरिक ने जवाब दिया कि मुझे लगा वो तेरे साथ है। जेरी तुरंत चौकन्ना हो गया। एक नया ऑक्सीजन सिलेंडर लेके उसी प्लेन के अंदर गया। प्लेन के एक कोने में जहाँ पानी नहीं था उसे अमेंडा दिखाई दी। उस छोटी सी जगह में सांस लेना उसके लिए मुश्किल हुआ पड़ा था। जेरी ने गुस्से से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमेंडा ने कहा कि मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, लेकिन जेरी उसके झूठ को समझ गया। बिना कुछ कहे उसे निकाल कर वापस बोट पर ले गया। सब लोगों ने मिशन को वहीं रोक दिया और आइलैंड पर लौट आए। अब उन्होंने जो कुछ भी समुद्र से निकाला था उसे केमिकल ट्रीटमेंट में एक एक करके साफ किया। जब पहला आर्टिफैक्ट केमिकल से बाहर निकला, सबकी नजर उस पर टिक गई। वो एक अजीब सी पुरानी सी गन थी। उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था। अमेंडा ने नजदीक जाकर देखा और कहा कि ये वर्ड रोमन लैंग्वेज का लगता है। डेरिक हैरान हो गया और उसने पूछा कि क्या ये किसी रोमन शिप का हिस्सा हो सकती है। डेरिक ने लिखे हुए उस शब्द का मतलब सोचना शुरू किया और उसने कहा कि ये लूट या समुद्री लुटेरों से जुड़ा हुआ कुछ शब्द है। तभी टीम को एक और चीज मिली, एक पुरानी चांदी की घंटी जिस पर एक मैप बना हुआ था। सबसे बड़ी बात, वो मैप उसी जगह का था जहाँ वो लोग खड़े थे। अब ये पहेली और दिलचस्प होती जा रही थी। सैम ने एक पुरानी किताब से एक पैरा पढ़कर सुनाया। उसमें सिल्वर 4920 का जिक्र था और एक खतरनाक समुद्री डाकू का भी, जिसका नाम था डेल्मिस थॉमस। सैम ने बताया कि वो पहले एक गुलाम था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र का सबसे खतरनाक लुटेरा बन गया। ये सुनकर डेरिक बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसी समुद्री लुटेरे के खजाने का क्लू ढूंढ चुके हैं। लेकिन जेरी के हिसाब से ये सिर्फ एक समुद्री लुटेरे की कहानी नहीं थी। ये कहानी एक फ्रेंच व्यापारी एशवेक से भी जुड़ी थी। जेरी ने बताया कि एशवेक बहुत अमीर था और जब फ्रांस में लड़ाई छिड़ गई तो उसने अपना सारा धन एक जहाज में भरकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे समुद्री लुटेरे डेल्मिस थॉमस ने उसके जहाज पर अटैक कर दिया। ये सुनकर सबके चेहरे चमक उठे। डेरिक ने पूछा कि अगर वो खजाना हमें मिल गया तो उसकी कीमत कितनी होगी आज के हिसाब से। जेरी ने कहा कि इतनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर मिल गया तो हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह सब वापस समुद्र के अंदर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार जेरी ने अमेंडा को कोई बहाना बना के डाइव करने से रोक दिया। फिर टीम मेटल डिटेक्टर्स लेकर समुद्र के अंदर स्कैन करने लगी। तभी मशीन ने हल्का सा बीप किया। शायद उन्हें खजाने का असली रास्ता मिल गया था। पानी के नीचे सब लोग उस जगह की मिट्टी हटा रहे थे। वही बोट पर अमेंडा अकेली थी। वो मैप के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन नोट कर रही थी, हर एक डिटेल के साथ। वहीं नीचे जेरी और डेरिक को एक बड़ी सी तोप मिली। लगता है ये उसी जहाज का हिस्सा है जिसे वो लोग तलाश रहे थे। वो तोप इतनी भारी थी कि उसे रस्सी बांध के ऊपर खींचने का प्लान बनाया गया। तभी अमेंडा ने देखा कि एक कोस्ट गार्ड पुलिस की बोट उनकी तरफ बढ़ रही थी। नीचे सैम भी डेंजर को महसूस कर रहा था। सबके चेहरे टेंशन से भर गए थे। अगर पुलिस ने उन्हें इलीगली कुछ भी निकालते हुए देख लिया तो सब कुछ छिन जाएगा। अब जेरी, डेरिक और सैम नीचे छुपे रहे, पुलिस के चले जाने के इंतजार में। लेकिन तभी एक और बड़ी दिक्कत आ गई। जेरी की घड़ी बीप करने लगी। इसका मतलब था कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाला है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें तोप को नीचे ही छोड़ना पड़ा। जैसे ही उन्होंने हवा से भरे बैग्स की हवा निकाली तो डेरिक का हाथ अचानक उस कैनन के नीचे फंस गया और वो उसके साथ गहराई में गिरने लगा। वो तोप जोर से समुद्री तल पर गिरी और डेरिक का हाथ उसके नीचे दब गया। ऊपर बोट पर कोस्ट गार्ड उनकी बोट की तलाशी लेने आया। अमेंडा चुपचाप बैठी रही ताकि कोई शक न करे। नीचे पानी में मौजूद लोगों का ऑक्सीजन कम हो रहा था और तोप इतनी भारी थी कि उसे उठाना मुश्किल था। फिर सैम और जेरी ने मिलकर पूरी ताकत लगाई और मुश्किल से डेरिक का हाथ तोप के नीचे से निकाल पाए। अब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। वो तेजी से ऊपर आए और किसी तरह जिंदा बच गए। सब थक चुके थे, लेकिन कम से कम जिंदा थे। जब पुलिस को बोट पर कुछ नहीं मिला तो वो वापस चले गए। उसी रात चारों एक नाइट क्लब में गए। अमेंडा पूरी एनर्जी में डांस कर रही थी। तभी जेरी का एक पुराना दोस्त आया और उससे कहने लगा, कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और वो लोग इस आइलैंड के तो नहीं लगते। उसी बीच डेरिक की एक लोकल गुंडे से फाइट हो गई। जेरी ने उसे खींचकर बाहर निकाला और कहा कि अभी कोई झमेला नहीं चाहिए, हम खजाना ढूंढने आए हैं। अगली सुबह टीम ने फिर से ड्राइविंग गियर पहना और समुद्र में उतर गए। लेकिन इस बार उन्होंने देखा कि एक अनजान बोट उनकी बोट के साथ लगकर खड़ी थी। जेरी और डेरिक ने एक दूसरे को देखा। अब ये साफ था कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है। जब वो पानी से लौटकर आए तभी उन्होंने देखा कि दो अजीब लोग उनकी बोट पर घुस आए थे। जेरी और डेरिक ने
तुरंत उनका पीछा किया। उन लोगों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। डेरिक और जेरी कैसे भी करके उन दोनों पर भारी पड़ने लगे। आखिर में वो दोनों हमलावर वहां से भाग गए, लेकिन भागते वक्त उनमें से एक हमलावर की टोपी गिर गई। जेरी ने उसे उठाया और जैसे ही उस पर लिखा हुआ नाम पढ़ा तो उसका चेहरा बदल गया। वो टोपी लेकर जॉर्ज के पास गया और कहा कि ये नाम तो तेरी पुरानी कंपनी का है ना, अब तो गुंडे भेज रहा है मेरे पीछे। जिस पर जॉर्ज हंसने लगा और कहा कि बहुत सारे लोग मेरी कंपनी में आए और छोड़ के चले भी गए, सबको याद थोड़ी रख सकता हूँ, सबका ठेका ले रखा है क्या मैंने। थोड़ी और बात हुई और फिर आखिर में उसने जेरी की आंखों में देखकर कहा, मेरे पास पैसा है, वक्त है, तेरे पास क्या है, सिर्फ एक सपना। और ये कहकर वो चला गया। शाम को टीम ने वापस प्लानिंग शुरू की। जेरी ने थोड़ी टेंशन में कहा कि हमारे पास सही औजार तक नहीं है, कैसे ढूंढेंगे हम खजाना। तब डेरिक ने आइडिया दिया कि प्लेन में जो कोकेन के पैकेट भरे हुए हैं उन्हें बेच के हम इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, वरना जॉर्ज के लोग सब कुछ ले जाएंगे और हम बस देखते रहेंगे, क्योंकि अपने पास ना पैसा है ना पावर। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी जेरी इस प्लान के लिए राजी नहीं हुआ। लेकिन उसी रात डेरिक चुपके से अमांडा के कमरे में गया और उसे सब कुछ बता दिया। फिर वो दोनों साइड पर गए। डेरिक ने वापस पानी में छलांग लगाई और प्लेन के मलबे में से कोकेन पैकेट्स निकाले। अगली सुबह डेरिक सीधा गया उसी नाइट क्लब के ओनर प्रेम के पास, वही खतरनाक गैंगस्टर जिससे पहले उसका झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जेरी को कॉल करके डेरिक ने बुलाया। जब जेरी बोट पर पहुंचा तो डेरिक, अमांडा और प्रेम अपने लोगों के साथ पहले ही वहां खड़े थे। प्रेम ने गुस्से में कहा कि मेरा माल चुरा के मुझे ही बेचने ला रहे हो, मैं इस आइलैंड का बॉस हूँ। उसने एक बैग डेरिक के सामने फेंका, उसमें वही कोकेन पैकेट्स थे जो प्लेन से निकाले गए थे। जेरी ने बैग देखा और समझ गया कि डेरिक को ये कोकेन कहाँ मिली। अब बात सिर्फ खजाने की नहीं थी। प्रेम ने कहा कि मुझे ये पैकेट्स चाहिए, कहाँ से लाए हो फर्क नहीं पड़ता, अगर वापस नहीं मिले तो बुरा होगा। जेरी ने समझाने की कोशिश की, कहा कि ये सब उन्हें बस मिल गया था, लेकिन प्रेम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने बंदूक निकाली और सीधा जेरी के चेहरे पर तान दी। बंदूक के बाहर निकलते ही अब ये सारा खेल जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। लेकिन खुद को संभालते हुए जेरी ने कहा कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, लाके कहाँ से दें, समुद्र से निकाला है हमने। सारे पैकेट निकालने के लिए कुछ औजार चाहिए, एक बड़ी बोट लगेगी। अब इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें जो भी चीजें चाहिए थी, प्रेम ने उन्हें उसके लिए पैसे दे दिए। जाते जाते प्रेम ने धमकी दी, अगर मेरा माल वापस नहीं आया तो मैं उस इंसान को मारूंगा जो तुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। उसके आदमियों ने तीनों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया। वापस आके जेरी का गुस्सा फूट पड़ा। जब सैम को पता चला कि जेरी किसी ड्रग डील में फंस चुका है तो उसने सीधे तौर पर कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। दूसरी तरफ प्रेम के दिए हुए पैसों से उन्होंने एक हाईटेक बोट और सबसे एडवांस इक्विपमेंट खरीद लिया। अब जेरी ने इसी बोट में लगे कुछ गैजेट्स की मदद से समुद्र तट की ओर लहरें भेजी। धीरे धीरे मिट्टी हटने लगी और असली मलबा दिखने लगा। अब खजाने की असली खोज शुरू हो गई थी। जेरी, डेरिक और अमांडा टीम बनाकर उस खजाने की खोज में लग गए। उन्हें एक पुरानी घंटी मिली जिसमें लिखा था SS ओरा। ये वही जहाज था जिसका वो लोग पीछा कर रहे थे। अब वो कानूनी तौर पर इस खजाने पर क्लेम फाइल कर सकते थे, लेकिन ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं था। जेरी ने प्लेन से लिए गए कोकेन पैकेट्स को डिस्पोज करने का प्लान बनाया। उन्होंने पैकेट्स को रस्सी से बांधकर समुद्र के अंदर गहराई में लटका दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक जानलेवा पल आया। बोट पर खड़े जेरी को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। बिना वक्त गवाए वो पानी में कूद गया। नीचे जाकर उसने देखा कि एक शार्क ने अमांडा के ऊपर हमला कर दिया था। जेरी उसे ऊपर बोट तक ले आया, लेकिन देर हो चुकी थी। अमांडा ने सांस लेना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर ने कंफर्म किया कि अमांडा मर चुकी है। डेरिक पूरी तरह टूट गया। तभी सैम जेरी से मिलने आई, लेकिन उसी वक्त जेरी के फोन पर प्रेम का कॉल आया। प्रेम ने उससे पूछा कि पैकेट्स लाए हो। जेरी ने गुस्से में जवाब दिया कि वहाँ एक हादसा हो गया और उनकी एक दोस्त इस बीच मर गई। प्रेम तुरंत अपनी कार से निकला और जेरी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जेरी कार को स्टार्ट करके भाग निकला। प्रेम और उसके आदमी उसका पीछा करते रहे और थोड़ी दूर जाके जेरी ने कार रोकी और डेरिक से सैम को घर ले जाने को कहा। इसके बाद जेरी प्रेम के आदमी फिन से मिला। इस बार जेरी के पास एक प्लान था। उसने फिन को एक सीक्रेट जगह ले जाकर SS ओरा जहाज की वो घंटी और सोने का खंजर दिखाया। फिन जानता था कि ये सब कोकेन से 10 गुना ज्यादा कीमती है। जेरी उसे ये सब कुछ देने के लिए तैयार था, लेकिन इस शर्त पर कि अब से फिन उसका आदमी बनकर रहेगा। फिन मान गया, जिसके बाद जेरी और फिन प्रेम की बोट पर पहुंचे, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया। बोट के नीचे कुछ लोग मरे हुए मिले। तभी जॉर्ज बाथरूम से निकला। उसके हाथ खून से लाल थे। उसने कहा कि प्रेम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे और उसके आदमियों को मारना पड़ा। जॉर्ज ने जब जेरी को मारने की कोशिश की, तब जेरी ने बड़ी चालाकी से समुद्र में छलांग लगा दी। जॉर्ज ने तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि जिंदा या मुर्दा मुझे आदमी चाहिए, लेकिन जेरी पहले ही प्लान बना चुका था। वो बोट के निचले हिस्से में छुप गया और सही मौका मिलते ही सबसे बचकर सीधा डेरिक के पास पहुंचा। उसने पूछा
पूछा कि सैम कहाँ है। डेरिक ने कहा कि मैंने तो तुमने जैसा कहा था कि पुलिस वाले के साथ उसे छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे नहीं पता। उसी शाम जेरी के फोन पर एक कॉल आया। कॉल पर जॉर्ज था। जॉर्ज ने अब जेरी से कुछ ऐसी बातें कही जिससे पूरी सच्चाई सामने आ गई। दरअसल वो पुलिस वाला भी जॉर्ज से मिला हुआ था। उसने सैम को सीधा ले जाकर जॉर्ज के हवाले कर दिया। जॉर्ज ने जेरी को धमकाया कि वो प्लेन जिसमें ड्रग्स है उसकी लोकेशन चाहिए, वरना सैम मरेगी। जेरी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने जॉर्ज से सीधा कह दिया कि अगर कोकेन चाहिए तो मेरी बताई हुई लोकेशन पर मिल। जॉर्ज के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि जेरी ही उसे वहां तक ले जा सकता है। लेकिन तभी पुलिस वाले ने कहा कि मेरा काम हो चुका है, तुम जाओ, अब मैं सैम को खत्म करके इसकी लाश ठिकाने लगा देता हूँ। ये सुनकर जॉर्ज ने अचानक से पुलिस वाले को गोली मार दी। दूसरी तरफ जेरी अकेला उस जगह पर निकल पड़ा जहाँ उसने जॉर्ज को बुलाया था। उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या सैम अभी भी जिंदा है? जब जेरी उस जगह पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। सैम जमीन पर बंदी थी। उसके पास उस पुलिस वाले की लाश पड़ी थी। जॉर्ज ने फिर एक बार जेरी को धमकाया, सैम को जिंदा चाहते हो तो मुझे प्लेन तक पहुंचाओ। जेरी ने कहा कि चलो एक डील करते हैं, तुम सैम को छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरा जहाज का खजाना दे दूंगा। जिसके लिए जॉर्ज खुशी खुशी मान गया। दोनों एक बोट में साइड पर गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, जेरी ने बिना वक्त गवाए पानी में छलांग लगा दी। जॉर्ज भी अपनी वाटरप्रूफ बंदूक उठाकर अपने आदमियों के साथ उसके पीछे चला गया। पानी के नीचे जॉर्ज को वही पुरानी घंटी मिली। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि यही खजाने की जगह है। ऊपर सैम अभी भी बंदी हुई थी, लेकिन उसने पुलिस वाले की डेड बॉडी को घसीटा और एक चाकू से ऑफिसर का हाथ काट के खुद को आजाद कर लिया। अब उसके पास एक ही रास्ता था, वहां से भागना। जॉर्ज का सिर्फ एक आदमी बोट पर गार्ड बन के खड़ा था, जिसका ध्यान पास में से आने वाली एक मोटर बोट से भटक गया। उसके पीछे पीछे पानी में गया और सैम मौका मिलते ही वहां से निकल गई। तभी प्लेन के अंदर जॉर्ज का एक और आदमी जेरी को ढूंढने आया। जेरी और डेरिक दोनों भागने लगे, लेकिन उस आदमी ने तीर वाली बंदूक चला दी जो सीधा डेरिक के पेट में लगी। तीर में रस्सी बंधी थी, जिसकी मदद से वो उसे खींचने लगा। जेरी ने तुरंत एक और तीर निकाला और सीधा उस आदमी के चेहरे पर चला दिया। खून निकलते ही समुद्र में मौजूद शख्स उस आदमी पर टूट पड़ी। उसका किस्सा वहीं खत्म हो गया। अब जॉर्ज ने जेरी पर बंदूक चलाने की कोशिश की, लेकिन जेरी ने दिमाग लगाया। उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर को उल्टा कर दिया। जैसे ही जॉर्ज ने तीर चलाया, जेरी ने किसी चीज से सिलेंडर का वाल्व खोल दिया। सिलेंडर तेजी से मिसाइल की तरह जॉर्ज की तरफ गया। वो सिलेंडर सीधा प्लेन के फ्यूल टैंक से टकरा गया और एक बड़ा धमाका हुआ। वो पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। 6 हफ्ते बाद अब समुद्र पूरी तरह शांत था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जेरी, डेरिक, सैम और डनी एक नए मिशन पर निकले। वो उसी जगह पर वापस गए जहां ऐसे सोरा वाली वो घंटी थी। इस बार उन्होंने तोप को ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन अचानक से रस्सी टूट गई और तोप वापस से समुद्र की गहराई में गिर गई। गिरते वक्त वो तोप सीधा नीचे एक टूटते हुए समुद्री जहाज से टकरा गई। इस टक्कर से इस जहाज का पुराना हिस्सा टूट गया और उसके अंदर से एक चमक निकली, सुनहरी चमक। और उधर सैम, जेरी और उनकी पूरी टीम की आंखों में खुशी छलक रही थी। एक्साइटमेंट से उनके दिलों की धड़कन बढ़ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने खजाना ढूंढ ही लिया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।